Hey guys, welcome back to Study Studio. This side Harshika Lakhina with you. पिछले लेक्चर में हमने ट्रेड रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एक्सपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के टाइप्स पढ़े थे. इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो इकट्ठे डिस्कस करेंगे, दैट इज पिगी बैकिंग और ई चैनल्स. सो टू बिगिन विथ हम पिगी बैकिंग से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज पिगी बैकिंग? When a firm expands its business in a foreign country by using the well established distribution network of another firm, it is termed as piggybacking or complementary exporting. देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा कि ट्रेड रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री में हमने फर्स्ट पढ़ा था जैसे एक्सपोर्टिंग, तो उसमें भी यही था कि हम इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेकर जा रहे हैं, थर्ड लेवल से लेकर जा रहे हैं, या फिर हम खुद डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू जा रहे थे. बट पिगी बैकिंग में क्या है कि अब फर्म एक्सपैंड तो कर रही है, इंटरनेशनली तो जा रही है, बट वो क्या कर रही है, किसी फॉरेन कंट्री में कोई एक ऐसी फर्म है जिसका एक वेल एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑलरेडी, तो वो उसका फ़ायदा उठाती है और वो उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करवाती है. तो इसको हम पिगी बैकिंग बोलते हैं कि एक तरह से वो दूसरी कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही होती है. इसमें जो दो फॉर्म्स यूज़ हुई है, एक तो जो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में लेकर जा रही है, दैट इज़ नोन एज राइडर, दैट इज़ एक्सपोर्टिंग फर्म जो है. और दूसरा होता है जो वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क जिसका होता है, वो होता है कैरियर, जो कि दूसरी फर्म के गुड्स को बेच रहा है अपने वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू. तो पिगी बैकिंग जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ही बेचेगी ऑब्वियसली. अगर वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेचेगी तो फिर उसकी एसेंस तो ख़त्म हो जाएगी ना. इसलिए वो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बेचती है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके खुद के प्रोडक्ट्स को compete करे. तो जो कैरियर फर्म है हमारी, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ही डील करती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ही बेचती है. तो जो राइडर टर्म है हमारी, जो राइडर फर्म होती है, वो क्या करती है, वो गुड्स को आगे वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क जिसका होता है उस फर्म को भेजती है, और वो वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क वाली फर्म जो है वो उन गुड्स को आगे मार्केट में फ्लोट करती है. जैसे कि फिएट ऑटोमोबाइल्स जो हैं, वो इस एक्सटेंसिव नेशन वाइड नेटवर्क को यूज़ करते हैं. जैसे टाटा मोटर्स है, उन्होंने टाटा मोटर्स को यूज़ किया क्योंकि टाटा मोटर्स जो है वो यहाँ पर वेल एस्टैब्लिश्ड है. तो इसीलिए फिएट ऑटोमोबाइल्स ने इसको पिगी बैंकिंग के थ्रू अपने जो स्मॉल कार्स हैं, पैसेंजर कार्स हैं, उसके थ्रू आगे मार्केट में वो लेकर आया. तो दिस इज़ नोन एज पिगी बैकिंग, कि जब हम खुद जाके नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारा फॉरेन कंट्री में कोई नेटवर्क नहीं होता, पर एक ऐसी फर्म ढूंढ लेते हैं जिसका नेटवर्क होता है. एडवांटेजेस क्या है पिगी बैकिंग के? फर्स्ट है कि लो रिस्क मेथड है. ऑब्वियसली अगर हम किसी आगे जाके अपने किसी वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क से डीलिंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम तो लो रिस्क पे है ना, अब हमारे को इतना बड़ा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि हम एक ऑलरेडी एक सेफ हैंड्स में दे रहे हैं जिनका ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है. उसके बाद सेकंड पॉइंट, हमारे को इसमें इतने एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जो हमारी कैरियर फर्म है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर जा सकती है. थर्ड इज, इसमें हमें फोकस्ड सेलिंग मिलती है. देखो, जो पिगी बैक कैरियर होता है, दैट इज़ जो फॉरेन कंट्री में जो हमारी फर्म है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के साथ ही डील कर रही है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट छोड़ के मेरा प्रोडक्ट बेच रही है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, तो इसकी वजह से वो फोकस्ड सेलिंग करेगी. ऐसा नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स को वो निगलेक्ट कर देगी, वो फोकस्ड सेलिंग करेगी मार्केट सेगमेंट्स में. सो दीज थ्री आर द एडवांटेजेस. उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पिगी बैकिंग. इसमें क्या है कि कैरियर के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, अगर कैरियर को लगता है यार ये बिज़नेस तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या करेगा
कैरियर जो है वो उसकी तरह ही कोई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है उससे बेटर प्रोडक्ट डेवलप करे, जिसकी वजह से जो बेचारी राइडर टर्म है जो उस पर रिलाई कर रही थी वो अपनी एसेंस को खो देगी। तो इसका मतलब कि ये चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कि जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, जो कैरियर फर्म है, वही आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर ले। सेकेंड इज, आपको फीडबैक नहीं मिलता प्रॉपर्ली, लिमिटेड फीडबैक होता है इसमें। क्यों? क्योंकि आप फाइनल कंज्यूमर से आप तो डील ही नहीं कर रहे हो। तो सेम जैसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी, वैसे ही है इसमें कि हमारे को लिमिटेड फीडबैक मिलता है। इसके बाद ई चैनल्स आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बहुत सारी इंटरनेशनल सेलिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक थ्रू इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आने की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप देखो हर चीज़ जो है वो एट अ क्लिक है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारी ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत वास्ट है और बहुत जल्दी होती है। तो जब से आईसीटी आया है तो उसने प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर दिया, उसने कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिया है, और उसने ये भी एनेबल कर दिया। आप देखो कितने सारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो चुकी है, और साथ ही साथ कस्टमर पार्टिसिपेट भी करते हैं क्योंकि ऑनलाइन मीडियम उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। थर्ड पार्ट इज electronic data interchange system has made way for paperless trade documentation. अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो रही है, पेपर वर्क इतना रिड्यूस हो गया है, तो जिसकी वजह से ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है फर्म्स की। और जब फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनको जो प्रोडक्ट है वो चीपर प्राइस पे वो बनेगा, और फिर वो बिकेगा भी लोअर प्राइसेस पे। सो दीज आर द टू चैनल्स। इसके बाद काउंटर ट्रेड रहता है, उसके आगे 5 पार्ट्स है, तो वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स को क्लब कर दिया। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and subscribe to my channel. Thank you.